ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਫਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਮੱਧਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। सीएम मान ने अग बुझाओ गड्डियां नूं हरी झंडी दिखाई। सूबे विच अग लगन दी किसी भी अनसुखी घटना नूं रोकण लई अग सुरक्षा दे बुनियादी ढांचे नूं होर वधेरे मजबूत बनाउण लई पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने सूबे के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ नवी स्थापना की। 20 फाइबर स्टेशनों ਨੂੰ अग बुझाउण वाले नवे मल्टीपर्पज फायर ਅਤੇ मिनी फायर टैंडर समर्पित किए। यार थोड़ा इधर हो जाओ गड्डी कर लिए साइड से हो जाइए उसी साइड पे प्लीज। पीएम मोदी ने दिल्ली स्थित रिहायश से सिख वफद नाल गलबात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज दिल्ली स्थित अपनी रिहायशी ते सिख वफद की मेजबानी की ते उन्हां नूं संबोधित किया। इवेंट के विजुअल विच प्रधानमंत्री मोदी नूं लाल पग बन के देखा गया जदों ओह वफद का स्वागत करते सन। ओह केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी दे नाल स्टेज ते बैठे हुए देखे जा सकते हैं अते स्टेज के अगले हिस्से मत भावना लिखियां हुई है। प्रधानमंत्री ने हाल ही के महीने विच भाईचारे नाल जुड़न लई बार-बार यतन कीते हन। और सभी सम्मानित साथीगण, आप में से कुछ लोगों को पहले से जानने का मिलने का अवसर मुझे मिलता रहा है। गुरुद्वारों में जाना, सेवा में समय देना, लंगर पाना, सिख परिवारों के घरों पर रहना, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा स्वाभाविक हिस्सा रहा है। यहां प्रधानमंत्री आवास में भी समय समय पर सिख संतों के चरण पड़ते रहते हैं और ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है। उनकी संगत का सौभाग्य मुझे अक्सर मिलता रहता है। भाइयों और बहनों, जब मैं किसी विदेश यात्रा पर जाता हूं तो वहां भी जब सिख समाज के साथियों से मिलता हूं तो मन गर्व से भर उठता है। 2015 की मेरी कनाडा यात्रा आप में से कई लोगों को याद होगा और दल्ला जी तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब से जानता हूं। ये कनाडा के लिए 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्टैंड एलोन बायलैटरल विजिट थी और मैं केवल ओटावा और टोरंटो ही नहीं गया था। मुझे याद है तब मैंने कहा था कि मैं वैंकूवर जाऊंगा और मैं वहां जाना चाहता हूं। मैं वहां गया, गुरुद्वारा खालसा दीवान में मुझे माथा टेकने का सौभाग्य मिला। संगत के सदस्यों से बहुत अच्छी बातें हुई। इसी तरह 2016 में जब मैं ईरान गया तो वहां भी तेहरान में भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा जाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे जीवन का एक और अविस्मरणीय क्षण फ्रांस में 9 अप्रैल इंडियन मेमोरियल की मेरी यात्रा भी है। ये मेमोरियल विश्व युद्ध के समय भारतीय सैनिकों के बलिदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देता है और इनमें भी एक बड़ी संख्या हमारे सिख भाइयों की थी। यह अनुभव इस बात का उदाहरण है
कि कैसे हमारे सिख समाज ने भारत और दूसरे देशों के रिश्तों की एक मजबूत कड़ी बनने का काम किया है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस कड़ी को और मजबूत करने का अवसर मिला है और मैं इसके लिए हर संभव प्रयास भी करता रहता हूं। साथियों, हमारे गुरुओं ने हमें साहस और सेवा की सीख दी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी संसाधन के हमारे भारत के लोग गए और अपने श्रम से सफलता के मुकाम हासिल किए। यही स्पिरिट आज नए भारत की स्पिरिट बन गई है। नया भारत नए आयामों को छू रहा है, पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है। कोरोना महामारी का एक कालखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महामारी की शुरुआत में पुरानी सोच वाले लोग भारत को लेकर चिंताएं जाहिर कर रहे थे। हर कोई कुछ न कुछ कहता रहता था, लेकिन अब लोग भारत का उदाहरण देकर के दुनिया को बताते हैं कि देखिए भारत ने ऐसा किया है। पहले क्या कहा जा रहा था कि भारत की इतनी बड़ी आबादी, भारत को कहां से वैक्सीन मिलेगी, कैसे लोगों का जीवन बचेगा। लेकिन आज भारत वैक्सीन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तैयार करने वाला देश बनकर के आज उभरा है। श्री अकाल करोड़ों वैक्सीन डोज हमारे देश में लगाई चुकी है। आपको भी सुनकर गर्व होगा कि इसमें भी 99% वैक्सीनेशन हमारी अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीनेशन से हुआ है। इसी कालखंड में हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बनकर के उभरे हैं। हमारे यूनिकॉर्न्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत का ये बढ़ता हुआ कद, ये बढ़ती हुई साख, इससे सबसे ज्यादा किसी का सर ऊंचा होता है तो वो हमारे डायस्पोरा का है। क्योंकि जब देश का सम्मान बढ़ता है तो लाखों करोड़ों भारतीय मूल के लोगों का भी उतना ही सम्मान बढ़ जाता है। उनके प्रति दुनिया का नजरिया बदल जाता है। इस सम्मान के साथ नए अवसर भी आते हैं, नई भागीदारियां भी आती हैं और सुरक्षा की भावना भी मजबूत होती है। हमारे भारतीय डायस्पोरा को तो मैं हमेशा भारत का राष्ट्रदूत मानता रहा हूं। सरकार जो भेजती है वो तो राजदूत है, लेकिन आप जो है राष्ट्रदूत है। आप सभी भारत से बाहर मां भारती की बुलंद आवाज है, बुलंद पहचान है। भारत की प्रगति देखकर आपका भी सीना चौड़ा होता है, आपका भी सिर गर्व से ऊंचा होता है। परदेश में रहते हुए आप अपने देश की भी चिंता करते हैं, इसलिए विदेश में रहते हुए भारत की सफलता को आगे बढ़ाने में, भारत की छवि को और मजबूत करने में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम दुनिया में कहीं भी रहे, इंडिया फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम हमारी पहली आस्था होनी चाहिए। साथियों, हमारे सभी 10 गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था, पूरे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई थी। हमारे गुरुओं ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे भारत की यात्राएं की। हर कहीं पर भी जाइए उनकी निशानियां हैं
उनकी प्रेरणाएं हैं, उनके लिए आस्था है। पंजाब में गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब जी से लेकर उत्तराखंड में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब तक, महाराष्ट्र में गुरुद्वारा हुजूर साहिब से लेकर हिमाचल में गुरुद्वारा पांटा साहिब तक, बिहार में तख्त श्री पटना साहिब से लेकर गुजरात के कच्छ से गुरुद्वारा लखपत सिंह साहिब तक हमारे गुरुओं ने लोगों को प्रेरणा दी, अपनी चरण रथ से इस भूमि को पवित्र किया। इसलिए सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है। भाई और बहनों, आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद भी सिख समाज का देश के लिए जो योगदान है, उसके लिए पूरा भारत कृतज्ञता अनुभव करता है। महाराजा रणजीत सिंह का योगदान हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो या जलियांवाला बाग हो, इनके बिना न भारत का इतिहास पूरा होता है, न हिंदुस्तान पूरा होता है। आज भी सीमा पर खड़े सिख सैनिकों के शौर्य से लेकर देश की अर्थव्यवस्था में सिख समाज की भागीदारी और सिख एनआरआई के योगदान तक, सिख समाज देश के साहस, देश का सामर्थ्य और देश के श्रम का पर्याय बना हुआ है। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ हमारी संस्कृति और विरासत को सेलिब्रेट करने का भी अवसर है, क्योंकि आजादी के लिए भारत का संघर्ष केवल एक सीमित कालखंड की घटना नहीं है। इसके पीछे हजारों साल की चेतना और आदर्श जुड़ी थी। इसके पीछे आध्यात्मिक मूल्य और कितने ही तप त्याग जुड़े हुए थे। इसलिए आज देश जब एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाता है, तो साथ ही लाल किले पर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी मनाता है। श्री अकाल। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के पहले हमने गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व भी पूरी श्रद्धा के साथ देश विदेश में मनाया था। गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व का सौभाग्य भी हमें ही मिला था। साथियों, इसके साथ ही इसी कालखंड में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण भी हुआ। आज लाखों श्रद्धालुओं को वहां शीश नवाने का सौभाग्य मिल रहा है। लंगर को टैक्स फ्री करने से लेकर हरमिंदर साहब को एफसीआरए की अनुमति तक, गुरुद्वारों के आसपास स्वच्छता बढ़ाने के लेकर उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने तक देश आज हर संभव प्रयास कर रहा है। और मैं सतनाम जी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने जिस प्रकार से वीडियो को संकलित करके दिखाया, पता चल सकता है कि पूरी श्रद्धा के साथ हर क्षेत्र में किस प्रकार से काम हुआ है। आप लोगों से समय समय पर जो सुझाव मिलते हैं, आज भी काफी सुझाव मेरे पास आपने दिए हैं। मेरा प्रयास रहता है कि उनके आधार पर देश सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। साथियों, हमारे गुरुओं के जीवन की जो सबसे बड़ी प्रेरणा है, वो है हमारे कर्तव्यों का बोध। आजादी के अमृत काल में देश भी आज कर्तव्यों को प्राथमिकता देने की बात कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र हम सबको भारत के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करता है। एक कर्तव्य केवल हमारे वर्तमान के लिए नहीं है, ये हमारे और हमारे देश के भविष्य के लिए भी है।
ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। उदाहरण के तौर पर आज पर्यावरण देश और दुनिया के सामने एक बड़ा संकट है। इसका समाधान भारत की संस्कृति और संस्कारों में है। सिख समाज इसका जीता जागता उदाहरण है। सिख समाज में हम जितनी चिंता पिंड की करते हैं, उतनी ही पर्यावरण और प्लेनेट की भी करते हैं। प्रदूषण के खिलाफ प्रयास हो, कुपोषण से लड़ाई हो या अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा हो, आप सभी इसी तरह के हर प्रयास से जुड़े नजर आते हैं। इसी श्रृंखला में मेरा आपसे एक आग्रह भी और है। आप जानते हैं कि अमृत महोत्सव में देश ने के सभी जिलों में, यानी हर जिले में 75 अमृत सरोवर का संकल्प लिया है। आप भी अपने पिंडों में अमृत सरोवरों के निर्माण का अभियान चला सकते हैं। साथियों, हमारे गुरुओं ने हमें आत्मसम्मान और मानव जीवन के गौरव का जो पाठ पढ़ाया, उसका भी प्रभाव हमें हर सिख के जीवन में दिखता है। आजादी के अमृत काल में यही देश का भी संकल्प है। हमें आत्मनिर्भर बनना है। गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन बेहतर करना है। इन सब प्रयासों में आप सभी की सक्रिय भागीदारी होना और आप सबका सक्रिय योगदान होना बहुत अनिवार्य और आवश्यक है। मुझे पूरा भरोसा है, गुरुओं के आशीर्वाद से हम सफल होंगे, जल्द एक नए भारत के लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका यहां आना वो मेरे लिए संगत से भी बहुत ज्यादा है, और इसलिए आपकी ये कृपा बनी रहे। और मैं हमेशा कहता हूं, ये प्रधानमंत्री निवास स्थान ये मोदी का घर नहीं है, ये आपका अधिकार क्षेत्र है, ये आपका है। इसी भाव से, इसी अपनेपन से हमेशा हमेशा हम मिलकर के मां भारती के लिए, हमारे देश के गरीबों के लिए, हमारे देश के हर समाज के उत्थान के लिए हम अपना कार्य करते रहें। गुरुओं के हम आशीर्वाद हम पर बने रहें। इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। बहुत धन्यवाद। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੈਂਡ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਨਾਲੋਗ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਲੀਡਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ उत्तराधिकारी ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। Турі та житловим районам свідчать про те, що Росія хоче зробити цю територію безлюдною. Тому оборона нашої землі, захист наших людей – це буквально боротьба за життя. Для Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасної, Краматорська, Слов'янська, Мар'їнки та всіх інших міст і громад Донбасу, які російські війська хочуть перетворити на руїни. В цій війні вирішується абсолютно все. Тільки якщо Україна вистоїть, вони будуть жити. Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани, хоча б частково, то у них ще вистачить артилерії і авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь наш Донбас. Як вони це вже зробили з Маріуполем. В місті, яке було одним із найбільш розвинутих в регіоні, просто російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів в тій частині Маріуполя, яку вони, на жаль, поки що контролюють, несуттєво відрізняється від того, що робили нацисти на захопленій території Сходу Європи. Але російським військовим вдається бути навіть цинічніше, ніж нацистам 80 років тому.
Тодішні загарбники, вони хоча б розповідали, вони хоча б не розповідали, що це маріупольці і захисники міста самі себе обстрілювали і вбивали. Я вдячний Сполученим Штатам, президенту Байдену і Конгресу за аналог знаменитої програми Ленд-лізу, яка дуже допоможе в боротьбі проти Росії, проти російських загарбників, яка дуже допомогла боротьбі проти нацистів в часи Другої світової війни. Я впевнений, зараз Ленд-ліз допоможе Україні та усьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну проти нас на нашій землі. Ленд-ліз та інші програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода і нині вміє захищатися від тиранії. Уряд України сьогодні розглядав питання ліквідації дефіциту на ринку пального. Черги і зростання цін на заправках є в багатьох областях нашої держави. Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру для виробництва, постачання і зберігання пального. Росія також заблокувала наші порти, і тому миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає. Але урядовці обіцяють, що протягом тижня, максимум 2, буде забезпечена така системне постачання пального в Україну, така система, яка зможе не допускати дефіциту. Після російського ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу це дійсно складне завдання. Але урядовці разом з постачальниками пального, разом з трейдерами і мережами мають виконати і це завдання. Як би складно не було, впевнений, виконують. Маємо брати в Європейському Союзі стільки пального, скільки необхідно зараз для наших громадян. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс сьогодні повернулася в Київ. Зараз вже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють в столиці нашої держави. І це надзвичайно важливий жест підтримки України, за який ми усім їм вдячні. Такі жести разом з потужною обороною, фінансовою і політичною підтримкою з боку вільного світу означають, що з кожним днем для Росії все очевидніше необхідність припинити війну. Програш окупантів безальтернативний. В тимчасово окупованих районах Херсонщини колаборанти розповідають, що нібито готуються до переходу в рубльову зону. Будь-які спроби перевести нашу територію в адміністративну, валютну чи будь-яку іншу систему Російської Федерації означатимуть тільки одне – сама Росія від цього і постраждає. Наші відповіді, санкції та інше реагування вільного світу на агресивні дії Росії не забаряться. Продовжується розбір завалів у Києві, куди вчора під час візиту генсека ООН Антоніо Гутерреша ударили російські ракети. Прикро, але таке свідоме і жорстоке приниження Організації Об'єднаних Націй з боку Росії залишилося без потужної відповіді. Сьогодні стало відомо, що від удару російської ракети по житловому будинку в Києві загинула журналістка, співробітниця Радіо Свобода Віра Гирич. Вона стала 23-м працівником медіа, чиє життя обірвалося внаслідок російського вторгнення за час з 24 лютого. Мої співчуття всім близьким, всім рідним і вічна пам'ять усім жертвам цієї війни. Сьогодні у Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці я вручив нагороди нашим захисникам та членам родин загиблих воїнів. Ордени «Золота зірка» отримали Герої України, підполковник Сергій Бурковський, капітан Віталій Гураль, старший лейтенант Дмитро Дозірчий, підполковник Олександр Зугравий, полковник Дмитро Кащенко, майор Олександр Кукурба, капітан Олег Пасічник, підполковник В'ячеслав Циганков, полковник медичної служби Олександр Слесаренко, підполковник Леонід Хода, полковник Денис Чаюк і генерал-лейтенант Сергій Наєв. Також 3 військовослужбовців були удостоєні орденів «Золота зірка» посмертно. Мав честь передати їх рідним наших героїв, сержанта Володимира Балюка, майстер-сержанта Олександра Цюпака, майора Павла Збитова. Саме завдяки нашим героям, завдяки усім, хто став на захист нашої держави, ми можемо жити, ми можемо бути зі своїми рідними у своєму домі. Слава усім нашим героям! Слава Україні!
ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਮੱਧਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਮੱਧਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਸਦ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਥਰਾਵ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 10-12 ਦਿਨ ਦੇ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਟਕਰਾਵ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸਿਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਜਦ ਕਿ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CID ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਹੀ परिणाम ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਥਰਾਵ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਥਰਾਵ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ MC ਜੋ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਰਾਹੀਮਾਮ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਲਾਲੀਪਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਨ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਚੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਈ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਸਹਿ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੱਜ ਦਾ ਬਣਿਆ।
सरकार को तो 10-15 दिन तो ही चलता पाया कि दो धड़े आमने सामने अलग अलग तरह दी घोषणा करके बैठे ने। फिर उसके बाद सरकार क्यों सुती रही? सरकार अज भी उत्ते जिहड़ा पुलिस का प्रबंध पूरा क्यों नहीं सी? क्या इस वातावरण तो बचा नहीं जा सकता सी? जहां मैं जिदा पहला कहा कर्जा उतार रहे ने बाहर जिहड़े लोग वक्खवादी सोच वाले बाहर बैठे ने, जिन्होंने पंजाब के अंदर हिंदू सिख एका ठीक नहीं लगता, जिहड़ा भाईचारे नूं तोड़ना चाहते ने, क्या किते उन्होंने हाथ की कठपुतली तो नहीं बनते जा रहे? ये अज साडी चिंता का विषय सी। इस करके तुहाडे सब नूं कष्ट दिता है और अपील भी की है कि पंजाब का अमन ते शांति सब लोग बना के रखो, और ताकि पंजाब के लोग इस सरकार दे जिहड़े असली लारे लाए सी, जिहड़ियां गरंटियां दित्तियां सी, जिहड़े वादे कीते सी, उन्हां दे उत्ते इस सरकार दे कोलों जवाब पुछ सके। शर्मा जी, इस दे पिछे कौन ने, तुहानूं कौन लग रहा है कि इस दे पिछे है कौन लोग ने? ये तो सरकार का विषय है ना, ये काम सरकार का है और सरकार नूं इस गल नूं हल्के च नहीं लेना चाहिए। मैं हुणे टीवी सुन रहा सी, उन्होंने प्रवक्ता कुछ बोल रहे सी, वो ध्यान भटकाना चाहते ने। अरे जेड़ा भी है ये तुहाडा काम है। ਜਿਹੜੀਆਂ भी ताकतां पंजाब के भाईचारे नूं कमजोर करनियां चाहदियां कोई भी ने, सरकार उन्हां दा पर्दाफाश करे, लेकिन पर्दे पिछे ना छुपे, आड़ ना लेवे। सर, जिस तरीके की पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले बातें होती थी कि खालिस्तानी स्पॉन्सर्ड एक बैकग्राउंड चल रहा है, क्या आपको लगता है जिस तरीके के हालात बने हैं आज वो कहीं न कहीं उस ओर इशारा कर रहा है कि खालिस्तान समर्थन नहीं? ऐसा कि जो अधिकतर पंजाबी है वो पंजाब में अमन चाहता है, शांति चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है, विकास चाहता है। वो इनके ऐसे किसी भी गुट के साथ नहीं है जो पंजाब को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें निकालना कि आखिर इतना बड़ा जो कांड आज वहां हुआ है, इसके पीछे क्या है, ये सरकार का दायित्व है और सरकार को इसको निभाना चाहिए। आपने कहा कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, किस प्रकार की जांच आप चाहते हैं कि इसमें हो? निष्पक्ष जांच हो और बिल्कुल जो भी लोग इसमें शामिल थे, कहां चूक हुई, क्यों ऐसा वातावरण बना, क्यों प्राचीन मंदिर पर पथराव हुआ। आप ये समझो ना, भावनाओं को हताहत करना। हमारे लिए गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, ये सबके अपने अपने आस्था के केंद्र है। ये एक पूरी तरह से संवेदनशील मामले रहते हैं और इन मामलों के अंदर कहीं राजनीति नहीं हो सकती, और सरकार का कर्तव्य है कि ऐसा वातावरण देना कि सब धर्मों की आस्था को ताकत मिले और वो अपने आप को सुरक्षित अनुभव करें। वहां पे तो नारे लग रहे थे, वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है पंजाब के लिए। पंजाब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की सोच के लोग जो बाहर से बैठकर पंजाब के को कमजोर करना चाहते हैं, पंजाब के विरसे को कमजोर करना चाहते हैं, जो पंजाब का सद्भावना है, जो पंजाब का भाईचारा है, उन्हीं ताकतों के खिलाफ तो हम लोगों को, पूरे पंजाबियों को खड़े होना चाहिए। कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही साफ तौर पर पूरी तरह से है, सरकार नाकाम है। देखो, जो सरकार, जितने दिन सरकार को बने हुए हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है जब एक कत्ल ना हुआ, किसान सुसाइड ना कर रहा हो, धरने ना लग रहे हो। ये पहली सरकार है जो इतनी जल्दी जिसके खिलाफ वातावरण पंजाब के अंदर बनना शुरू हुआ है। तो क्या लगता है इसमें कहीं डिसीजन मेकिंग में भी कोई डिले हुआ है? आपको लगता है? ऐसा लगता है कि डिसीजन यहां हो ही नहीं रहा, डिसीजन कहीं और से होते हैं, इसीलिए पंजाब के लोग पिस रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। मैं आपको, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कोई चीज 15 दिन पहले पता है कि 15 दिन से फेसबुक पर एक दूसरे को धमकियां दी जा रही है, एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है, और उसके बाद सरकार ये दिन देखने को मिल जाता है। ये किसकी कमजोरी है? अश्विनी जी, एक तरफ तो ये सब हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लाइव रेड्स हो रही हैं, रेड कर रहे हैं जो मिनिस्टर्स हैं, जाकर मीडिया भी वहां जा रही है, दिखा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है ये, क्योंकि कांग्रेस के कई सारे जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं सिर्फ पब्लिसिटी की जा रही है, उस पर क्या कहना है? ऐसा है कि सरकार गारंटियों की ओर ध्यान दे,
और हमारा सीधा मामला है, भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी जीरो टॉलरेंस के ऊपर है। भ्रष्टाचार कहीं हुआ है, कहीं कोई गलती हुई है, सरकार उसको करे, लेकिन पब्लिसिटी के लिए नहीं, कंक्रीट में कुछ निकाल के लाए ना। मुख्यमंत्री का अभी ट्वीट आया सर कि डीजीपी से बात हो चुकी है और अभी माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाए। बिगड़ा क्यों? क्या बिगड़ने के बाद ही उठना है हमको? आग लगाने के बाद पानी डालना है क्या? आग लगी क्यों? ये नौबत आई क्यों? कहां थी सरकार? अश्विनी जी, आपने पन्नू का नाम लिया, पन्नू आपकी आशंका है? ये मैंने उनका वीडियो सुना था, ऐसा है, उनका वीडियो सुना था। सरकार बनने के बाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमने आपको यहाँ लाने के लिए मदद किया, आप हमारी सोच को आगे बढ़ाएं। तो क्या ये आपकी आशंका है कि ये सरकार का काम है इसको निकालना? नहीं, मैं मेरा भारतीय जनता पार्टी, हमारा विपक्ष के नाते सरकार का ध्यान लाया है कि कहीं ये उसी कड़ी में तो नहीं हुआ। सरकार जवाब दे ना। शर्मा जी, अलायंस पार्टनर थे आपके, वो कहीं नजर नहीं आते, चुनावों तक ही था या उनका अभी चल रहा है उनके साथ? भाई साहब, आज जिस विषय के लिए हम लोग बैठे हैं, ये बड़ा गंभीर मामला है। संवेदनशील पंजाब है, बॉर्डर स्टेट है, ऐसी स्टेट है जिसने लंबा समय आतंकवाद को सहा है। पंजाब द्वारा ऐसा कोई कृत्य सह नहीं सकता जो आज हुआ है। इससे शक्ति बढ़ेगी ना आपकी, इसीलिए पूछा अरे कहाँ है? मेरी बात नहीं समझे, आज का विषय ये नहीं है, जब वो विषय होगा वो भी दिखेगा। बीजेपी एक स्वतंत्र पार्टी ने अपने विषय को लेकर ये बात कही। तो आप इस मामले पर कोई कदम उठाएंगे, कोई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कहीं वहाँ विजिट करेंगे या नहीं, हम लोग आपस में सलाह कर रहे हैं। देखो, हमारा मकसद कहीं भी प्रशासन के कार्य में, हमारा मकसद है अमन, हमारा मकसद है सद्भावना, हमारा मकसद है कि पंजाब का भाईचारा मजबूत हो। अगर तो आज ही वहां प्रशासन की ओर से होता है तो हम वहां जाना चाहते हैं, हम मंदिर में माथा टेकना चाहते हैं, हम वहां के लोगों के आगे ये जाके अपील करना चाहते हैं कि सद्भावना और भाईचारा बहुत मुश्किल से मिला, इसको बनाए रखो। लेकिन हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे उनके कार्य को करते हुए जब हमको लगे कि कोई हमें पॉलिटिकल माइलेज के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। हमारी भावनाएं इस बात से जुड़ी है कि पंजाब जुड़ा रहना चाहिए, पंजाब एक होना चाहिए। इसलिए हमारी चिंता थी। मैं तो पठानकोट के लिए निकला हुआ था, रास्ते से वापस आया। एक सवाल है कि आपने बात की थी असली मुद्दों पे जो है वो भटका रही है। अश्विनी जी, पंजाब सरकार ये कह रही है कि जो डिफॉल्टर थे बिजली के, उन पर भी हम एक्शन लेने जा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूं ये सरकार जो करना चाहती है वो करे, लेकिन गारंटियां पूरी करे। इधर उधर बातें करके, इधर उधर ध्यान भटकाकर असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश मत करें। अभी आप बताओ ना, जितनी घोषणा इस 1.5 महीने में हुई, उनमें से कोई एक भी इंप्लीमेंट हुई है जमीन पर? एक भी? थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। आज हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ कई सारे साथी ज्वाइन कर रहे हैं जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर काफ़ी, समाज के अंदर काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं सबका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष कुमार हैं। मनीष जी हैं ये भूतपूर्व सैनिक हैं और वेतन इंडिया के राष्ट्रीय महासचिवता विस्तार कमेटी के चेयरमैन और वेस्ट इंडिया हिमाचल इकाई के प्रदेश इंचार्ज हैं। लेखक भी हैं, पत्रकार हैं, मतलब अखबारों में अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, इनके कई सारे आर्टिकल लिख चुके हैं। मोटिवेटर भी हैं।
और काफ़ी इनका वहाँ पर नाम है और काफ़ी आर्टिकल्स अखबारों में इनका वीकली छपते रहते हैं। बचन सिंह राणा जी हैं, ये भूतपूर्व सैनिक हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा तथा हिंदू संगठनों के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, हिमाचल के कोऑर्डिनेटर भी हैं और साथ साथ इन्होंने एक बार इलेक्शन भी लड़ा हुआ है। डॉक्टर विजय विद्यार्थी रविदास सभा के प्रदेश प्रवक्ता, जो हिमाचल प्रदेश की रविदास सभा है उसके प्रदेश प्रवक्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व महासचिव हैं और इन्होंने पहले टीचिंग का काम भी किया हुआ, बैजनाथ असेंबली से ये बिलोंग करते हैं। श्री राजकुमार जी ये रिटायर्ड एसडीओ हैं और हिमाचल प्रदेश के कबीरपंथी सभा के संयोजक हैं पूरे प्रदेश के और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कन्या फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य हैं और ये समाज सेवी हैं। श्री सुरेश धीमान जी, ये सुरेश धीमान जी रिटायर्ड एसडीओ हैं, धीमान सभा हिमाचल प्रदेश के संयोजक तथा अखिल भारतीय प्रगतिवादी धीमान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब ये भी काफ़ी फेमस समाज सेवी हैं और इनकी पत्नी 2 बारी जिला परिषद के चुनाव लड़ चुकी हैं। कैप्टन बलजीत सिंह डडवाल भूतपूर्व सैनिक लीग के सबसे पुराने तथा संस्थापक सदस्य हैं, देरा इकाई के फौजियों के अध्यक्ष हैं। ऋषि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। संतोष कनूरिया जी ये व्यवसायी हैं, इनकी पत्नी कांग्रेस की एक्स प्रदेश इकाई की सदस्य रही हैं स्टेट लेवल पर और जिला परिषद मेंबर भी रही हैं और इनके ये खुद भी कांग्रेस के मेंबर रहे हैं। राजेश भारद्वाज जी हिंदू रक्षा महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों से इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है और वहाँ पे समाज में काफ़ी काम करते रहते हैं। तो जितने भी लोग हैं आम आदमी पार्टी की नीतियों से, अरविंद केजरीवाल के जो किए गए कामों से प्रभावित होकर हिमाचल प्रदेश में ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी क्योंकि हिमाचल से दिल्ली डिस्टेंस काफ़ी है तो कांगड़ा के अंदर 8 मई आने वाली 8 मई को ये एक बहुत बड़ी सभा करके उसमें लगभग 1000 के करीब इनके सभी कार्यकर्ता जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, 1000 लोग 8 मई को साथ में ज्वाइन करेंगे। तो अभी ये लोग रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी उससे टीम से आए हैं, तो इनके साथ साथ हर एक के साथ 200, 300, 150 लोग जो कार्यकर्ता हैं वो सब ज्वाइन करेंगे 8 मई को कांगड़ा पे। यानी क्वेश्चन इसको लेकर अभी नहीं, उसके लिए 2:30 बजे। देखिए पूरे देश के अंदर कोयले की बहुत भयंकर कमी है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेलवे के रैक हैं, जो ट्रेन्स होती हैं वो अवेलेबिलिटी कम है और कोयले की कमी भी है। तो उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनके पास कोयले की बहुत गंभीर समस्या है। सर आपने अपने खत में कहा था कि बिजली आपूर्ति में बाधा आ सकती है, मेट्रो, अस्पताल, तमाम चीजों को जोड़ा था। तो अभी कितना माने कि अभी बैकअप है या क्या? कोई बैकअप नहीं है, बिजली को स्टोर करके नहीं रखा जाता, बिजली डेली बनती है और बिजली के लिए जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। आज काफ़ी सारे प्लांट्स के ऊपर 1 दिन से भी कम का कोयला बचा है। गाजरी और ऊंचाहार में कितने दिन का कोयला बचा है? लगभग 1 दिन का। परसों के बाद बिजली नहीं होगी? नहीं, मतलब डेली आ रहा है, डेली बन रही है, परंतु पावर प्लांट ऐसे काम नहीं करते हैं। उसके अंदर 21 दिन का कोयला होना चाहिए, 21 दिन का नहीं तो 14 दिन का हो, 14 नहीं 7 दिन का तो हो, 1 दिन के ऊपर काम नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी क्योंकि आपने लिखा है कि मेट्रो और अस्पताल, ऐसे में अस्पतालों की क्या बैकअप पोजीशन? देखिएगा ऐसा है, मैं बता दूं आपको, बिजली जो है बिजली पावर प्लांट में बनाई जाती है, पावर प्लांट में बिजली बनेगी, दिल्ली के पीपीएस हैं सबके साथ। आज तक हमने बिजली को संभाला हुआ है। अगर मान लो जिस पावर प्लांट में 24 घंटे की बिजली कोयला है, अगर वो कोयला खत्म हो गया तो बिजली बंद हो जाएगी। अभी कितनी डिमांड है सर और कितना पीक जा सकता है? अभी 6000 मेगावाट का पीक चल रहा है। सवाल ये है कि अस्पतालों की कोई वैकल्पिक व्यवस्था है कि वहाँ पर कम से कम बिजली नहीं कटेगी, इस तरीके की हालात बन जाएगी स्थिति? अगर देखिएगा वो तो हम देखेंगे कि कहाँ की उसको एडजस्ट करना है, परंतु सबसे बड़ी बात है तो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करो ना कि भाई कोयला पहुँचा दें, रैक्स लगा दें, रेलवे के थ्रू उनको पहुँचा दें, वो ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है रादर देन कि हम उसकी तैयारी करें। दिल्ली के अंदर हमारा कोई पेंडिंग पेमेंट नहीं है। हाँ ये है कि हरियाणा, यूपी जो उन्हीं के राज्य है वो नहीं पेमेंट कर रहे हैं, वो अलग हो सकता है।
तो उनको ना दें, हम तो दे रहे हैं पैसे। सर क्या लगता है डिले हुआ इसमें कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि दिल्ली के अलावा राजस्थान और वेस्ट बंगाल ने भी इस इशू को उठाया है कि केंद्र सरकार स्टॉक्स अवेलेबल नहीं करा पा रही है। मैं पूरे देश में मैं बता रहा हूँ, जो पावर प्लांट्स हैं उनमें कोयला नहीं है। आप चाहें तो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, उसमें जो 21 दिन का होता था 1-1 दिन का बचा है। तो ये तो जो बनाने वाले हैं केंद्र सरकार को ही देखना है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। बीते साल में भी इसी तरीके से क्राइसिस आया था, क्या वजह हो रही है कि जो लगातार, मुझे लगता है उनको ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जैसे ट्रेनें हैं, रैक जो है 450 होते थे पहले, अब 405 हैं, तो रैक भी 10% कम हो गए हैं, जो कि बढ़ने चाहिए थे, घट गए हैं। तो दिल्ली की डिमांड जो है वो कहा गया कि 8200 तक गई, कल 6000 को मैच किया है, जा सकती है 8200 तक जा सकती है, और 6000 को मैच किया दिल्ली ने। लेकिन अगर इस तरीके की स्थिति रही तो क्या दिल्ली अंधेरे में डूब रही ऐसी स्थिति हो सकती है? देखो मैं तो क्या कह रहा हूँ, बिजली बनेगी और हमें मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पावर प्लांट शट डाउन होगा तो बिल्कुल दिक्कत आ सकती है। पहले मैं इनको ज्वाइन करा देता हूँ, फिर बात। एक एक निकाल के दो ना। आगे तो ये बड़े सारे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, ओहो सॉरी, आप राजस्थान से आइए, आपके साथ नहीं या लगाए लेके चलो, आप इनको अपने ग्रुप में लाइन में अगर आप मैं चाहूँगा कि कर्नल मनीष अपने विचार व्यक्त करें। प्रेस के आए हुए सारे बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बड़े सोच विचार कर और विचार विमर्श करके आज और मेरी सारी टीम ने हमने ये फैसला लिया है कि अगर हमको हिमाचल प्रदेश को शिखर पर ले जाना है, वहाँ की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए तथा वहाँ पर जो हमारे पास एसेट्स हैं उनका सही उपयोग करने के लिए सही नीतियाँ निर्धारण करनी है और प्लान करना है, तो उस विज़न के लिए हमें जिस तरह से दिल्ली और पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी का समर्थन किया है और आम आदमी पार्टी की विचारधारा ईमानदारी, इंसानियत और राष्ट्रभक्ति के साथ जुड़कर आगे बढ़ने का
जो योजना बनाई है और प्लान किया है, आज हम सारे लोगों ने, हमारे हिमाचल के लोगों ने ये निर्णय लिया है, जो मेरी टीम है, कि हम भी इसी विचारधारा से साथ जुड़ेंगे और आने वाले समय में हिमाचल के हर गांव में, हर जिले में, हर क्षेत्र में जो आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं, जो विचारधारा है, उसका प्रचार करेंगे। और हम आज इस मंच से ये हिमाचल के लोगों से भी वादा करते हैं और देश के लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हम आने वाले 6 महीनों के बाद जो हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं, उसमें आम आदमी पार्टी को एक ऐसी सशक्त पार्टी के रूप में प्रस्तुत करेंगे और सिद्ध करके बताएंगे कि सभी को उसी तरह अचंभा होगा जैसे दिल्ली और पंजाब के नतीजे आने पे हुआ था। आप में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हिमाचल के बारे में पूछ सकते हैं, अदरवाइज वट एवर यू फील लाइक। चलो, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।